नमस्कार दोस्तों। मैंने जैसा कि कल बताया था आप लोगों को आर्मेनियाई कवियों और अन्य कवियों की आर्मेनियाई जनसंहार से संबंधित कुछ कविताएं पढ़ते हुए कि आज मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ एक तो बयान पढ़ूंगी जो अनुभव था एक स्त्री का उस दौरान, उसको उसने कैसे बताया, और दूसरा मैं पढ़ूंगी किसी एक सज्जन का संस्मरण। तो जो मैं बयान पढ़ूंगी, दरअसल जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कई बारी जो बच जाते हैं लोग, उनसे लोग जाकर के बयान लेते हैं ताकि पता चले कि उस समय क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वो बिल्कुल मतलब लोग अपनी अनुभव बताते हैं। तो इन बयानों को कलमबद्ध किया था सुन करके, और उसको नोट्स लेकर के कलमबद्ध किया था वर्जीने स्वाज़ल्यान ने। अनेक बयान हैं और जो आर्मेनियाई जनसंहार का जो म्यूज़ियम है उसमें मिलते हैं। और ये बयान अगर आप देखेंगे तो आप ऑनलाइन भी इनमें से कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो आज मैं जिसे सुनाने जा रही हूँ उसमें से एक है शोगेर तोनोयान। इनका जन्म 1901 मूश बारदेनिस गांव में हुआ था। मूश वो जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कहर बरपाया था तुर्कों ने। तो इन्होंने शुरुआत ही जिस तरह से की है उसको जरा सुनिए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे दुश्मन भी वह सब देखे जो मैंने उन दिनों देखा। 1915 में बार्थावार के दिन एक त्योहार हुआ, या कोई तुर्क आस्कियार दागिस्तान से चेचेन लुटेरों को हमें कत्ल करने के लिए लाए। वे हमारे गांव में आए और सब कुछ लूट कर चले गए। वे हमारी भेड़ें, बैल और संपत्ति ले गए। जो सुंदर थे उन्हें भी लेते गए। मेरी चाची का नौजवान लड़का जो मेरे साथ रहता था उसे भी शहर के तमाम मर्दों के साथ ले गए। उन्होंने छोटे बच्चों और बूढ़ों को आपजूत गांव की घुड़साल में इकट्ठा किया और जिंदा जला दिया। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे दुश्मन भी वह सब देखें जो मैंने उन दिनों देखा। केवल मैं और मेरे भाई बच गए। वे सुंदर दुल्हनों और लड़कियों को तुर्क बनाने के लिए ले गए, और वे माओं की गोद से उनके बेटे भी छीन कर ले गए ताकि भविष्य में उन्हें सिपाही बनाया जा सके। घुड़साल धुएं और आग से भर गया। लोग खांसने लगे, उनका दम घुटने लगा। हाँ, ऐसा ही हरप्रीत सचमुच में सुनने की हालत में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, ये गप नहीं, सच है। और ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। माए अपने बच्चों को भूल गई। वहाँ सचमुच ही बदहाली थी। लोग आग पर इधर उधर भाग रहे थे, दीवारों से चिपक रहे थे। अपने नन्हों को और बच्चों को जो भगदड़ में जमीन पर गिर पड़े थे उन्हें अपनी आड़ में छिपा रहे थे। बेटा, जो मैंने अपनी नाखों से देखा है, मैं नहीं चाहती कि उसे पहाड़ के भेड़िए भी देखें। कहते हैं कि इन भयानक दृश्यों को देखकर एक तुर्क मुल्ले ने फांसी लगा दी थी। उस हादसे में ज़्यादातर लोग दम घुटने और जलने से मर गए। उस घुड़साल की छत जलकर मृतकों पर गिर गई। काश मैं और मेरा छोटा भाई भी उसी में जल मरते और हमने 60 लोगों की इतनी दर्दनाक मौत न देखी होती। काश मैंने उन अधर्मियों की क्रूरता न देखी होती। पड़ोसी गांव बारदेनिस, मिशा खशेर, आगबेनिस, आबजुत, खेवनेर के आर्मेनियाइयों को भी उनकी घुड़सालों में इसी तरह जला दिया गया। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे दुश्मन भी वह सब देखे जो मैंने उन दिनों देखा। हमारे बीच एक बहुत बूढ़ी औरत थी। जो उसे जानते थे वे उसे आरशाक की सास पोलो कहकर पुकारते थे। वह करीब 100 साल की रही होगी। जब धुआं घुड़साल में भरने लगा तो उसने सारे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें जमीन में अपना चेहरा और नाक घसाकर लेट जाने को कहा, और फिर उनकी माओं को कहा कि वे उनके ऊपर उसी तरह लेट जाएं। उसने अपना एप्रन उतारकर मेरे भाई को उड़ा दिया और उसे भी उसी तरह लिटा दिया और मुझे उस पर लेटने को कहा, और यह भी कि यदि वह रोए तो भी उसका मुंह ऊपर ना होने पाए। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। उस औरत ने कहा, बेटा रोने से क्या फ़ायदा,
हम कुछ ऐसा करें कि प्रत्येक घर से एक बच्चा बच जाए, ताकि उस घर में हमेशा चूल्हा जलता रहे और वह दुनिया को बताए कि दुष्ट तुर्कों ने क्या क्या जुर्म ढाए। लोगों, निराश मत हो, अपना आपा मत खो, अपनी आस्था पर कायम रहो। ईश्वर महान है, वह रास्ता बना देगा, ऐसा उसने कहा। मैंने अपने भाई को अपनी देह के नीचे छिपा लिया। उस गर्द में नाक के बल पड़े रहने से उससे सांस नहीं ली जा रही थी। वह बाहर निकलना चाह रहा था। वह रोता रहा और इतना रोया कि वह बेहोश होकर शांत हो गया। जब छत गिरी तो आग और धुआं दोनों कम हो गए और घुड़साल में हवा का झोंका आया। मैं और मेरी चचेरी बहन आरेक बेहोश भाई को डंगा डोली करते हुए जलती लकड़ियों और लाशों पर चलते हुए किसी तरह से एक दरार से बाहर निकले। वहां हमने तुर्क सिपाहियों को गोल गोल घूमते, अपने नेजों को तानते डुलाते, खुश होकर नृत्य करते देखा। नाचो तुर्क, मेरे बच्चों नाचो। आज तक वह गाना मेरे कानों में गूंजा करता है। बेटा, वह नृत्य कभी किसी आर्मीनियाई के घर में नाचा नहीं जाना चाहिए। वह नृत्य क्रूर, अधर्मी, जंगली जानवरों का नृत्य है। अपने नाच में मगन उन्होंने हमें नहीं देखा। मैंने अपने भाई को अपनी पीठ पर लादा और भागने लगी। मैं कितनी दूर किस ओर दौड़ती चली गई मुझे नहीं मालूम। अचानक मैंने कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा। मैंने अपने भाई को एक झाड़ी के नीचे छिपा दिया। अचानक सुना वे आर्मीनियाई में बात कर रहे थे। मैं भागकर उस समूह में शामिल हो गई। वह आद्रानिक एक सैनिक थे, उनका बहुत नाम है। आद्रानिक का दल था। मैं उसके पाँवों के धूल तले मर जाऊं। हम साथ चले। हम जहाँ भी जाते तुर्क हमारा रास्ता काट जाते। हम आद्रानिक के संग ईरान चले गए। खोए के रास्ते तुर्क हमारे सामने थे। हम नखीजेवान, गाराबाग, गाखान, गोरिस, सिस्यान और सेवान गए। आह बेटा, हम कहाँ कहाँ नहीं छिपे, कहाँ कहाँ नहीं हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ी। गोरिस के चरागाहों से हम थालीन पहुँचे। कैसे कैसे दिन देखे हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे दुश्मन भी वह सब देखें जो मैंने उन दिनों देखा। सिस्यान या गोरिस के निकट का गांव था, जिसका नाम आगोदी बागोदी था। वहाँ रिफ्यूजियों को 5-6 किलो गेहूँ इकट्ठा कर लिया था। रिफ्यूजियों ने 5-6 किलो गेहूँ इकट्ठा कर लिया था। 8-10 बच्चों को साथ लेकर वे लोग घाटी की चक्की में पिसवाने चले गए। वे बच्चे लौट कर नहीं आए। बड़े लोग जब देखने गए कि बच्चे क्यों नहीं लौटे, तो पता है उन्होंने क्या देखा? काश मैं यह देखने से पहले ही अंधी हो जाती। आज़ेरी तुर्कों ने उन बच्चों को ही चिमनी में भरकर फूंक दिया था। बेटा, वहाँ के तुर्क यहाँ के तुर्क से अलग नहीं है। सच कहूँ तो वहाँ वालों की तुलना में यहाँ वाले तुर्क और भी बुरे हैं। उन्होंने आकर आद्रानिक को बताया कि तुर्कों ने बच्चों को चिमनी में डालकर जिंदा जला दिया है। जोरावर आद्रानिक ने अपना पापाक उतारा और भूमि पर घुटनों के बल बैठकर प्रतिज्ञा की कि वे उन लड़कों की मौत का बदला लेंगे। उन्होंने उस गांव के तुर्कों से इस मौत का बदला लिया। मैं आद्रानिक के चरणों की गुलामी करूं। 1922 में हम मेहरीबान थालीन क्षेत्र में आए, जो अब काथनाक फ्यूर कहलाता है। यह एक आर्मीनियाई गांव था। मैंने सासून के आरफी गांव के ग्रिगोर तोनोयान से शादी कर ली। मेरे पति ग्राम सभा के पहले अध्यक्ष बने। वे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु बहुत बुद्धिमान थे। मेरे दुर्भाग्य से वे 1955 में मर गए। मुझे अपने 9 बच्चों का लालन पालन करना पड़ा। अब मेरे 36 नाती पोते हैं। यह थी हमारी शोगेर तोनोयान, और बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। नमस्ते भैया। अब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कीथ गारे बयान। मैंने कल भी इनकी एक कविता आप लोगों को सुनाई थी। ये मुंबई में जन्मे थे। इनकी माँ एंग्लो इंडियन थी और पिता आर्मीनिया से भाग कर आए हुए एक व्यक्ति, जो आकर के मुंबई में बस गए थे। अब कीथ कनाडा में रहते हैं। इन्होंने जो संस्मरण अपने लिखे हैं उसका नाम है पेन जर्नीज अराउंड माई पेरेंट्स। जनवरी की एक रात, बहुत लंबा है ये, इसके कुछ हिस्से मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। जनवरी की एक रात
जब बर्फ पड़ रही थी। यह जनवरी 1991 की घटना है। माँ मर गई, मैं रोया और मेरा रोना अब तक जारी है। यह दो शहरों की कथा हो सकती है, एक बम्बई जहाँ की मेरी माँ थी, महाअंबा का तद्भव मुंबई। दूसरा वह शहर जहाँ से मेरे पिता अपने होश व हवास खोकर भागे थे, अपनी जड़ों से काट दिए जाने के आतंक और मृत्यु के भय से। वह शहर अनाम रहना चाहता है। पहले शहर को लोककथा का स्वप्न कहा जाए क्योंकि वह बहुलोकात्मक है और वह मुंबई है। दूसरे को विकृत दुस्वप्न कहा जाए, लौट लौट कर आता है, जो इतिहास की विकृतियों का चक्रजाल किसी जनजाति को एक लापरवाह अचानकता से तितर बितर करता। मैं अजीबोगरीब राशि चक्र के अंतरतल में बहती एक विभाजित धारा हूं। मेरे पिता आर्मेनियाई थे, 20वीं सदी के पहले अभिलिखित जाति सहार से बच निकला भयभीत मनुष्य, और मेरी माँ एंग्लो इंडियन थी, जिसकी धमनियों में 2 दिशाओं से बहती रक्त की धाराएं थीं। यहाँ तक कि बम्बई में भी, जहाँ मैं जन्मा था, मैं कभी भी पूरी तरह से एक जगह का नहीं हो सका। विवाहिता के तौर पर मेरी माँ का जीवन बहुत कुछ 19वीं सदी की अंग्रेज मेम साहिबों की तरह था, किंतु वे एंग्लो इंडियन समुदाय के जीवन का उपयोगी हिस्सा बनने को उत्सुक न थी। मेरी माँ दोस्ती, मन बहलाव और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एंग्लो इंडियन समुदाय पर आश्रित नहीं थी और इस तरह से भारतीयों से कतई कट नहीं गई थी। वह एक एंग्लो इंडियन पत्नी की तरह सुंदर और सुविधापूर्ण कपड़े पहनती थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि कुछ हद तक यूरोपीय फैशन का ध्यान रखती थी। उसके वस्त्रों में स्थानीयता नहीं थी तो दिखावा भी नहीं होता था। उसका सर्वाधिक स्टाइलिश ड्रेस बैंगनी रंग के मखमल का, शरीर के कटावों पर बिछलता सा, टखनों तक आता और छोटे मखमली फूल लगे बेल्ट वाला गाउन था। वह इसे पियर्स साबुन से नहाने के बाद इंग्लिश टेल्कम पाउडर लगाकर, यदि मुझे ठीक से याद है, अपने गले, कान और कोहनियों पर टुस्का 4711 मलकर रात्रि भोज व नृत्य के समय पहना करती थी। यह खोज कोई रोमांस नहीं है। मेरे पिता का परिचय क्षेत्र बहुत बड़ा था, खरीदार भी अनेक थे। वो मोटर पार्ट्स की दुकान करते थे। उनमें शल्य चिकित्सक और चिकित्सक, एक नीम हकीम ने तो कम उम्र में ही हो गए मेरे सफ़ेद बालों के लिए सखी की घूंट सुझा दिया था। तो ऐसे चिकित्सक, नीम हकीम से लेकर हाई कोर्ट के जज, पत्रकार, वकील और अभिनेता अभिनेत्रियां बहुत लोग थे उनके परिचय क्षेत्र में, और उनके कोई खरीदार भी थे। बम्बई जातीयताओं का समूह था, नस्लों, धर्मों, रंगों और भाषाओं का रंग पटल। यहाँ इतनी भाषाएं तरह तरह के उतार चढ़ावों के साथ अलग अलग शब्दावली, अलग अलग लय और धुन में बोली जाती हैं कि इस दुनिया से बाहर वालों को भी शोर शराबा लगेंगी। मैं जरा बहुत हिंदी बोल लेता था, उससे भी कम मराठी, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, अरबी या कोंकणी तो बिल्कुल भी नहीं। अतः अपनी मातृभाषा के अलावा, यानी कि इंग्लिश के अलावा, अन्य सभी भाषाओं में अपने अज्ञान के कारण मैं भारतीय समाज से अलग ही रह गया। दरअसल कभी कभी व्यक्ति अपने वास्तविक अज्ञान को सार्वभौमिक भाषा के सुनहले स्वप्न जाल में छिपाता है। द रिट्रीट, जो कि मेरा घर था, उसका नाम द रिट्रीट, बेलासिस रोड, भायखला, शायद पुनर्कल्पित अतीत को किंचित उद्भासित करता। यह नाम अब भी मन को सुकून से भर देता है। अप्रैल 1942 में अपनी शादी के कुछ बाद ही मेरे माता पिता इस घर में आए थे। मेरे माता पिता की शादी की तस्वीर आडंबरहीन और औपचारिक सी है। यह तस्वीर गहरे रंग के पर्दों और रंगी दीवार पर स्टूडियो में ट्राइपॉड पर रखे
उस कैमरे से खींची गई है जिसमें फोटोग्राफर अचानक ही एक काले कपड़े के भीतर सिर घुसाकर फ्लैशलाइट जलाता था। उस तस्वीर में सहजता का नामो निशान नहीं है। लगता है कि फोटोग्राफर नए जोड़ों की तस्वीर खींचने की महारत हासिल कर चुका था। मेरे माता पिता सीधे सीधे कैमरे को देख रहे हैं। शादी के बाद वे असाधारण रूप से गंभीर लग रहे हैं, अपनी सांस ऐसे रोके हुए कि कहीं कैमरे का फोकस ही धुंधला न हो जाए। मेरे पिता एक विस्थापित आर्मेनियाई थे। उन्होंने पहले फारस की खाड़ी में वेटर और मोटर मैकेनिक के तौर पर काम किया और फिर वे बम्बई में एक फ्रांसीसी मोटर कंपनी में अधिकारी बनकर आ गए। उन्होंने काम चलाऊ पढ़ाई की थी, पर वे बिजनेस रिपोर्ट और चिट्ठियां बखूबी लिखा करते थे, इसलिए और उसको बाद में मेरी माँ ठीक कर देती थी। किंतु उनका गुस्सा उनकी भाषिक क्षमता का कबाड़ा कर देता। जब वे लिखते तो उनका लिखा पढ़ना मुश्किल था। आड़ी तीछी कटीली लिखावट थी उनकी। उन्हें अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और वे उन्हीं रिपोर्टों को पसंद करते थे जिनके मत उनसे मिलते थे। अस्सी साल से भी ज्यादा जीने के बावजूद मेरे पिता का वह बच्चा कभी मर नहीं पाया जिसके पेट में हरदम भूख की ज्वाला धधकती रहती थी, जिसकी जीभ में कचान भर कर रह गई थी। वे इस तरह खाने पर टूटते मानो बचपन की उस भूख का बदला निकाल रहे हों जब वे क्षुधा तृप्ति के लिए जंगली घास या खाने के फिके हुए टुकड़े बटोरते फिरते थे। और व्यस्त होने पर जब वे मीट, किशमिश, बादाम डली बिरयानी या बटर चिकन और ककड़ी का रायता खा रहे होते, तब भी उन्हें शवों से बदबदाती नालियों की दुर्गंध सताने लगती। वे शव जिन्हें गहरे गड्ढों में फेंक दिया गया था अथवा गहरे सागर की उपकाई से फिके पानी में फूले शव, उनकी क्षुधा इन्हीं भयानक यादों का नतीजा थी। वे ज्वार की तरह प्रलाप करते थे अथवा भूकंप का वैसा शोर जिसमें अरारात टूट बिखर कर एक सार हो जाए। इस बात में कोई सार तो होगा कि उनका नाम आदम था। वैसे मेरा मानना है कि मूल पाप की उनकी अपनी ही अवधारणा होगी। उनके लिए मनुष्य के पतन की शुरुआत 24 अप्रैल 1915 को हुई थी। मेरे पिता का जन्म 26 दिसंबर 1909 को दियाबरकेर प्रांत के त्रिगाना केत में हुआ था। इस प्रांत ने अपना नाम राजा त्रिगान, जिसे आमतौर से त्रिगान महान के नाम से जाना जाता है, उससे प्राप्त किया है। मेरे दादा स्टेफान खेती और सिंचाई में काम आने वाली मशीनों और औजार बनाने वाले परिवार में पैदा हुए थे। इंजीनियरिंग काम में आर्मेनियाई बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन अचानक उन्हें तुर्क सेना में भर्ती कर लिया गया और वे लश्कर के साथ सीमा पर लड़ाई करने के लिए भेज दिए गए। वे एक बार को गए तो फिर वापस कभी घर नहीं लौटे। मेरी दादी का नाम एल्मास था, जो कि मेरे पिता के ब्रिटिश पासपोर्ट में गलती से एल्मा दर्ज हो गया था। मैंने पूछा, देखने में वो कैसी लगती थी? बिल्कुल तुम्हारी बहन एल्मा की तरह। एल्मा मेरे पिता की प्रिय संतान थी जो 36 वर्ष की आयु में कैंसर से मर गई। मेरे पिता की 3 बहनें थीं, एक बड़ी और 2 उनसे छोटी। बड़ी बहन रोज़ उनसे 4 साल बड़ी थी, दूसरी का नाम उन्हें याद ही नहीं रहा था, और सबसे छोटी आरशे उनसे लगभग 4 साल छोटी थी। उसके बाल सुंदर घुंघराले थे। गोधूली के पहले जब तुर्क मुअज्जिनों ने मुसलमानों को इबादत के लिए बुलाया तो गलियों में झुंड के झुंड लोग निकल पड़े। ये उस दिन की बात है जब उनके पिता घर से निकाले गए थे। कुर्दों ने खरबूजों से भरी बैलगाड़ियां बाजार की तरफ बढ़ा दी। घुड़सवार सशस्त्र सैनिक निकल पड़े। सुराहियां उठाए औरतें झरनों के पास गप्पे लगा रही थी और चुगलियां भिड़ा रही थी। पुराने किस्सागो किस्से बटोर रहे थे और कहवा घर में चाय पीने वाले, जो अक्सर ही जुआ अथवा पासे खेलते थे, जुट गए थे। दुकानदार उन्हें तिल की पट्टियां आदि बेच रहे थे। खाने पीने की चीज़ें बिकना तो रोज़मर्रा की बात थी। वहाँ रोज़ राखी भी बिकती थी, जो पानी या बर्फ मिलाने पर दूधिया हो जाती थी। लाल ट्रे में रंग बिरंगी मछलियाँ, सीख कबाब और मीठा पसंद करने वालों के लिए दही और लोको। आर्मेनियाई मिले और उसी तरह जोर जोर से और बेरुके उन्होंने बात की जैसी कि उनकी आदत थी।
फिर वे अपने लाल खपरेले और छज्जे वाले घरों में लौट गए। गोधूली के समय मुसलमानों के लिए अजान गोया अधिकृत रूप से आतंक फैलाने के लिए गुप्त संकेत थी। पूरे अनातोलिया में छोटे गांवों से लेकर शहरों तक सभी आर्मीनियाई घरों के दरवाजों को तुर्कों ने यह कहते हुए जोर जोर से भड़बड़ाया कि सभी लोग अपने अपने घरों से सब कुछ यथावत छोड़ करके निकल जाएं। औरतों को नहाने के टबों से बाहर खींच लिया गया, बच्चों को उनके बिस्तरों से। पर्वतों के पास जहां पॉपुलर के पेड़ आसमान में जाली सी बुन रहे थे, वहां काम कर रहे किसानों को अपने हलों और बैलों को छोड़कर पुनर्स्थापन के लिए चल पड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी आप लोगों को हम यहाँ से निष्कासित करके कहीं और स्थापित करेंगे क्योंकि यहाँ खतरा है, ऐसे ही बताया था तुर्कों ने मौत का भय दिखाकर इस पुनर्स्थापन की तस्वीरें नहीं उतारने दी, तो भी कुछ जर्मन लोगों ने होटल के कमरों की खिड़की से एकाध तस्वीरें जल्दी जल्दी खींच ली। जैसे ही खच्चर गाड़ियां सड़कों पर घड़घड़ाती चली और जैसे ही हजारों निस्सहाय आर्मेनियों का यह कारवां चित्रों के गट्ठर की तरह आगे बढ़ा, तुर्कों ने अपराधियों और कुर्द जनजातियों के ऐसे गिरोह तैनात कर रखे थे जो इन निशस्त्र लोगों पर टूट पड़े। औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार किया गया और आदमी तो गायब ही कर दिए गए। तुर्कों ने बहाना बनाया कि पुरुषों को सेना में भर्ती कर लिया गया है। बाद में बहुतों की लाशें खड्डों में पड़ी मिली। तुर्कों ने खंजर से छातियां और हाथ काट देने, बच्चों को जलती झाड़ियों में फेंक देने में महारत हासिल थी। मांस और हड्डियों के ढेर से कुत्तों की दावत शुरू हो गई थी। मेरे पिता बच्चों के उस दल में थे जिन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां घुड़सवार सैनिक चमचमाती तलवारें लिए घूम रहे थे। वे बच्चे घंटों भय के मारे कांपते रहे और बाद में कोई मुफ्ती या मौलवी आया जिसने सैनिकों को उन बच्चों को न मारने का आदेश दिया। अगले दिन सभी बच्चों और उनकी माओं को जबरन शहर से निकाल दिया गया। उन्हें आदेश था कि वे पहने कपड़ों में ही अपने घरों को खुला छोड़कर बाहर निकल आए क्योंकि युद्ध होने वाला था। तुर्की में आर्मीनियाई होना वस्तुतः एक गलत स्थान में पैदा होना था। उनसे इतनी चिढ़ इसलिए थी क्योंकि वे संभ्रांत थे, पढ़े लिखे थे, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, धातु विशेषज्ञ और प्रशिक्षित दस्तकार। एक तरह से तुर्की की ताकत। अधिकांश विदेशी व्यापार आर्मीनियाइयों के हाथ में था। जब हिटलर नरसंहार की योजना बना रहा था, ये सुनते हैं हम लोग, कहीं पर लिखित नहीं मिलता। जब हिटलर नरसंहार की योजना बना रहा था तो उसने अपनी रसीली मुस्कान के साथ कहा था, आर्मीनियाइयों को कौन याद रखता है। और आर्मीनियाइयों का ख्याल रखना मीठी छुरी की तरह चुभने वाला कूट था। अप्रैल 1915 में आर्मीनियों का ख्याल रखने का तरीका अपनी पराकाष्ठा में पर पहुंच गया। टेलीविजन पर चल रही डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा हूं, कीथ लिख रहे हैं, द हिडन हॉलोकास्ट। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कितना कुछ भूल चुका हूं। जैसे कि कई आर्मीनियों के तलवों पर घोड़ों की नालें ठुकवा दी गई थीं। कई औरतें तो बच्चा जलते ही बिस्तर क्या घर से भी निकाल दी गई थीं। वे बेचारी तो शायद कुछ खा पाई या एक ओढ़ना तक नहीं उठा पाई थी। बूढ़ों को गलियों में घसीटा गया और पुजारियों की उनकी वेदियों पर ही क्रूस से टांग दिया गया। ऐसे भयंकर समय में किसी की भी आत्मा बची रह सकती है क्या? मेरे पिता के संदर्भ में तो गोया शव में से एक नया आदम जन्म ले रहा था एक बार फिर से। मेरे पिता को याद है कि वे एक झरने के पास एक गुफा में पहुंचे थे। रात को तुर्क सैनिकों ने औरतों और जवान लड़कियों के साथ बलात्कार किया। मेरे पिता को याद था कि उनकी 15 साल की चचेरी बहन ने एक सैनिक को अपने मुक्के से मार गिराया था और जब तक वह उठकर उसे काट पाता तब तक उसने अपनी माँ के साथ नदी में छलांग लगा दी थी। लड़की नदी में गिर लहरों के साथ बह गई थी, किंतु माँ चट्टानों के बीच चाप फंसी थी जहां से उसे उठवाकर उसका जो हाल किया गया, वाह। नदी पार करने के लिए उन सैनिकों ने एक टूटा फूटा सा लकड़ी का तख्ता लगाया जिससे फिसलकर एक जवान माँ जिसकी गोदी में 6 साल का बच्चा था नदी में जा गिरी।
डूबती औरत चिल्लाती रही पर कोई भी उस माँ या बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। एक रिपोर्ट के अनुसार तो आदमी औरतों को एक साथ एक रस्सी में बांधकर उन्हें उफनती नदी में ढकेल दिया गया। तुर्कों ने जब उनमें से एक को गोली मार दी तो उस डूबते मृतक के साथ सारे जीवित भी काल की काल में समा गए। लगभग 3 दिनों तक आर्मेनियाई भूखे प्यासे चलते रहे। भूख, क्रूरता और थकान से चूर मेरे पिता की मां ने हार कर अपने सबसे छोटी बेटी आरशे को एक संतानहीन कुर्द दंपति को बेच दिया। मेरे पिता की छिटपुट यादों में नामहीन होकर दर्ज रह गई उनकी मझली बहन को जल्दी ही माँ ने एक पेड़ के पास रोता बैठाकर यह कहकर छोड़ दिया कि वह इंतजार करे, जल्दी ही माँ आकर उसे ले जाएगी। मेरे पिता के मन में उस 5 साल की घुंघराले बालों वाली नामहीन बच्ची की पेड़ के पास एकाकी रोती तस्वीर जम के रह गई थी। जब वे एक छोटे से गांव में पहुंच गए तब आर्मेनियाइयों को उबला गेहूं परोसा गया। काफ़ी दूर चलने के बाद वे मेसोपोटामिया पहुंचे, जहां पानी के तो कुछ नलके थे पर खाने को कुछ नहीं था। पहुंचने के अगले ही दिन उन्हें फुफुंद लगी रोटियां खाने को दी गई और उन्हें एक घुड़साल में बंद कर दिया गया, जहां भूख से बिलबिलाते और जानवरों की लीद में से अन्न के दाने ढूंढती हुई कई औरतें तो पागल हो गई। सैकड़ों औरतों में से इस यात्रा में केवल 30 ही बच पाई। मेसोपोटामिया में ही मेरे पिता ने अपनी माँ को खो दिया। उनकी यादों में सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया था। उन्हें कुछ याद था कि वे अपनी माँ और बहन रोज के साथ एक कब्रगाह में ही सोए थे। आधी रात में अपनी माँ की भारी उखड़ी सांसें सुनकर वे उसे पिलाने के लिए कुछ लाने को भागे थे, पर जब वे लौटे तो उसकी सांसें थम चुकी थी। बाद में उन्हें अनुमान है कि तुर्कों ने हैजा फैलने के अंदेशे में ढेरों सबके साथ उसकी देह को भी एक खाई में फेंक दिया था। किसी समय किसी रहस्यात्मक ढंग से ही वे रोज और उनके चचेरे भाई दिकरान और बेदुरास आर्मेनियाई प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एक अनाथालय में पहुंच गए, जहां पर एक रूसी डॉक्टर भी रहता था। ब्रिटिशों द्वारा पोषित इस दुमंजिले अनाथालय में ऊपर 25 लड़कियां और नीचे 50 लड़के रहते थे। सभी अनाथों के पास पीतल का नंबर वाला बिल्ला था। मेरे पिता का नंबर 75 था। उन्हें सुबह के खाने में डबल रोटी का छोटा सा टुकड़ा चावल की मार के साथ दिया जाता था। घंटे भर की कड़ी मेहनत के बाद जब अनाथ बच्चे भूख से बिलबिलाते लगते तो प्याला भर काली चाय पकड़ा दी जाती थी। शाम को उन्हें एक कटोरा सूप और मांस का जरा से टुकड़े परोस दिए जाते थे। शाम को रोटी नहीं मिलती थी। मेरे पिता के अनुसार इस अनाथालय को देखने खुद टी.ई. लॉरेंस आए थे। उनकी स्मृति में टी.ई. लॉरेंस लाल बालों वाले गोरे आदमी थे। बताया कि लॉरेंस के सम्मान में उन्होंने गाया भी था। वहां उन बच्चों को सालाना तौर पर बटन लगा एक हरा ऊनी कोट, 2 जोड़ी खाकी कमीज पैंट, मोजे और 1 जोड़ी जूता दिया जाता था। मेरे पिता जूते टूट जाने के डर से आमतौर पर नंगे पांव ही घुमा करते थे। जूता केवल खास मौक़ों पर पहना करते थे। और इस तरह से पिता वहाँ से निकल करके ब्रिटिशर्स के नाव में चढ़ गए और वहाँ उन्होंने वेटर वगैरह का भी काम किया और उसके बाद वो किसी तरह भारत पहुँचे। उससे पहले उन्हें मलेरिया हो गया, खूब बीमार भी हो गए। तो ये है जर्नीज अराउंड माई पेरेंट्स के कुछ हिस्से। विस्थापित पिता की संतान का चित्त भी सदा ऐसा रहा जैसे कि वो विस्थापित ही है। ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक कहानियां नहीं, सच्चे अनुभव हैं जो हमने इस किताब में समेटे हैं। हाँ माला जी, जब हम इस किताब को तैयार कर रहे थे तो क्या बताएं, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती थी। इतनी बार पढ़ चुकी हूँ मैं, काम करते हुए, इसका अनुवाद करते हुए, फिर बार बार इसको पढ़ाए, इधर समेटा उधर रखा, ऐसे में बहुत बारी पढ़ा है। सचमुच में ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, ज़्यादा अजीबो गरीब होती है सच्चाई। उसके सामने कहाँ तक आदमी गप को संभाले, कल्पना करेगा, कहाँ तक कल्पना करेगा। सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा आपको
वो अंदर तक हिला देने वाली होती हैं। मैंने ये 2 दिन आर्मीनियाई जनसंहार को, 24 कल तो उनका जनसंहार दिवस ही था और आज 25, मैंने 2 दिन इसलिए दिए कि हम इतिहास को पढ़ें ताकि भविष्य में उसको दोहराया न जा सके। यह किताब यह भी बताती है कि अपने लेखों के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा कि ऐसे जनसंहार क्यों होते हैं, किस तरह से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए सत्ताएं किसी जन समुदाय के किसी हिस्से को अन्य बना देती हैं और सारी की सारी जो भी कुछ कमजोरियां हो, सब शासन की जो भी कुछ कमियां हो, जो भी कुछ कष्ट हो या कुछ भी हो, सब उनके मत्थे मढ़ दिया जाता है कि अगर ये ना होते तो ऐसा कुछ ना होता, इन्हीं की वजह से ऐसा है, इन्होंने ही सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया, इनके ये इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाती है, हम और दूसरे लोग कम हो जाएंगे अगर ये लोग मतलब इतने रह गए तो। इस तरह की बातें बोई जाती हैं दिमाग में। और ज़मीन से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं दिमाग, क्योंकि उसमें कल्पना है, उसमें स्मृतियाँ हैं और शब्दों में कहने की अकूत जो क्षमता वो है। जैसे एक गेहूं उगाने से अनेक गेहूं निकलते हैं पालियों में, वैसे ही ये एक बात अनेक तरह से लोगों के सामने प्रकट होते हैं और वो फिर फैलते चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग की ज़मीन से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो कभी भी वो निरंतर उपजाऊ से उपजाऊ होती चली जाती है, अपने अनुभवों से, पढ़ाई लिखाई से, सुनने से, सब चीज़ों से, उससे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कुछ नहीं होती। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि हम देखें, हम बहुत निगाह रखें और कोशिश करें, कम से कम अपने तय अपनी भाषा के द्वारा कोशिश करें कि कैसे इन चीज़ों को अपने तय रोकें, अपने तय किस तरह से हम रोक दें इन चीज़ों को। आप जानते हैं कि जब एक मनुष्य को मारा जाता है तो मानवता के कई रूप मर जाते हैं, साथ ही मर जाते हैं। मनुष्य कम मनुष्य हो जाता है, अमानुष हो जाता है। ये अमानुषिकता की ही मतलब ये सारे के सारे दस्तावेज हैं। तो आज मैंने कहानी नहीं कही, आप लोग जानते हैं कि ये सच है जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ के सुनाया। कहानी नहीं है ये, कहानी वाला दिन जरूर चुना गया है, लेकिन कहानी नहीं है। ये इसलिए सुनाया गया ताकि आपके दिमाग में ये रहे और हम सब लोग जो कुछ हो सके, हम मानवता को, मनुष्यता को बचाने के लिए जो कुछ कर सके वो हम करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।